This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः ज्येष्ठ शुद्ध अष्टमी दिनांक 8 जून 2022 शरक मीमांसा अध्याय 8 सातव्या परीक्षा शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निनीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमो वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तर्हि आयुर्वेद के बारे में क्या क्या जानना है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन तीन स्तर पर हमें आयुर्वेद जानना है। और वो मूल ग्रंथों से कैसे जाने, इसके बारे में काफी बहस मैंने कल की थी। आप आगे बढ़ते हैं। सात्म्यतश्चेति सात्म्यम नाम यत् सातत्येन उपैसव्यम। तो सात्म्यम वो है जो सातत्य से सेवन करने के कारण उसका उपशय बन जाता है। तत्र घृतक्षीरतैलमांसरससात्म्याः सर्वरससात्म्याश्च ते बलवन्तः क्लेशसाः चिरजीविनश्च भवन्ति। तो ये जो घृतक्षीरतैलमांसरससात्म्य इस प्रकार के है, तो सातत्येन उपयुज्यमानाः, ये शायद पीढ़ियों से भी बात हो सकती है। एक ही व्यक्ति अगर करती रहती है तो उसे तो साथ में हो जाएगा, लेकिन उसके आने वाली पीढ़ियां जो है वो भी बचपन से उसी प्रकार से लेते रहेंगे, तो उनको भी वो साथ में चीज इस प्रकार की रहेगी। और सर्वरस सात्म्याश्च, सर्वरस सात्म्य का मतलब सभी रस सहन होना इस प्रकार का है कि कोई एक रस हमें है और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो मुझे पसंद नहीं है, अलग बात है, लेकिन वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, कटु रस बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो उसका असात्म्य है। तो जो सर्वरस सात्म्य है वो बलवान होता है। क्लेश सहा चिरजीवी निष्ठ भवन्ति, क्लेश सहन करने वाले और दीर्घ काल जीने वाले तो दीर्घजीवी इस प्रकार के होते हैं। रुक्ष सात्म्याः पुनः एकरस सात्म्याश्च ये ते प्रायेण अल्पबलाः अल्पक्लेशसः अल्पायुषः अल्पसाधनाश्च भवन्ति। और जो रुक्ष सात्म्य है, अभी ये काफी प्रचलन बीच में हुआ था कि नो कोलेस्ट्रॉल लो कोलेस्ट्रॉल करके लोगों ने घृत और तैल दोनों को बंद कर दिया था अपने आहार से। तो ये रूक्ष इस प्रकार का अगर सात्म्य हो जाता है अथवा एकरस सात्म्य होते हैं, ते अल्प बल प्रायः अल्प क्लेश अल्पायुष अल्प साधन इस प्रकार के होते हैं।
तो निसंशय ठीक इस प्रकार का नहीं है। अभी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने टोटल टर्नआउट लेके आहार का और कोलेस्ट्रॉल का कुछ संबंध नहीं है ये बात एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि फिर भी आप जंक फूड फास्ट फूड मत खाओ, रोजाना जो खाना है वही खाओ उससे कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं। लेकिन आहार का ऐसा कोई संबंध नहीं है, ये करुत का काम है वगैरह वगैरह इस प्रकार से उन्होंने बताने की कोशिश की थी। व्यामिश्र सात्म्यास्तु ये ते मध्यबलाः सात्म्य निमित्ततो भवन्ति। और जिनको व्यामिश्र सात्म्य है, कुछ लोगों का है, कुछ लोगों रसों का है, कुछ रसों का नहीं है, वो मध्य बल उस सात्म्य के कारण होते हैं। अब यहाँ सिर्फ सात्म्य के बारे में रस की बात बताई गई है, एक रस सात्म्य सर्व रस सात्म्य इस प्रकार से। और घृत तैल क्षीर मांस रस ये तो द्रव्य है लेकिन इसी प्रकार से कोई भी चीज विहारात्मक कोई चीज हो तो भी अगर वजन उठाने की क्षमता है और वजन उठाते रहते हैं तो भी उसके लिए वो साथ में होगा, वो वजन उठाएगा तो उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। इस प्रकार से क्लेशसह जो पहले से ही है या बाकी अन्य पदार्थ जो भी है वो भी अगर उसको साथ में है तो वो तकलीफ नहीं करेंगे, उसका बल अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो जो सात्म्य है उसको ही सेवन करना उचित इस प्रकार का है। असात्म्य चीज जो है जिसके तकलीफ होती है वो तो नहीं लेनी है। आगे शारीरिक स्थान में एक अजीब वाक्य आता है कि वंध्यत्व ये असात्म्य के बिना संभवता ही नहीं, इस प्रकार। तो अभी इनफर्टिलिटी के लिए पहले साथ में था, अब असाथ में है, ऐसे किन कारणों से होता है? वो शायद उसकी आदत अगर छूट गई, बीच में काफी दिन उसका सेवन नहीं किया, तो ये बात होती है कि फिर से वो असाथ में हो जाता है। इसमें एक दूसरी एक बात ऐसी है कि हम परहेज के लिए अगर उबला हुआ पानी पीते हैं अच्छा होता है, सोना डाल के उबाल के लेते हैं वगैरह वगैरह, और जब हम सादा पानी पीते हैं तो वो हमारे लिए असाथ में हो जाता है, उससे तकलीफ बढ़ती है। इस प्रकार से उसी प्रकार से बाहर की कुछ की खाने की आदत नहीं है, कुछ भी खाने की आदत नहीं है तो कभी भी प्रसंगोपात बाहर का खाना पड़ा तो तुरंत उससे बीमारियां हो जाती है। और यही बड़ा फर्क है कोणतरी आलंय का? यही बड़ा फर्क है कि कोविड-19 की सिचुएशन में भारत की इम्यूनिटी और विदेशी लोगों की इम्यूनिटी। विदेशी लोगों में काफी प्रयास क्लीनलीनेस के लिए, स्वच्छता के लिए किया गया है, हाइजीन के लिए किया गया है, और उनको इन्फेक्शियस डिसीजेस की आदत ही नहीं है। उसके मुकाबले में भारत में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इन्फेक्शंस होती रहती है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, तो ये जंतु उनमें कुछ निर्माण नहीं कर सकते। इस प्रकार से एक आनंद नाडकर्णी ने वैद्यक सत्ता में एक चैप्टर लिखा है, मोकाट सुटलेले जंतु। इसमें शुरू में उन्होंने एक प्रहसन दिया है कि कोई नए एक देश में पहला भारतीय उतर पड़ा, जहां हवाई जहाज से वहां उतरा, तो वहां जो जंतु थे उन सभी ने उस पर अटैक किया, पानी से, हवा से वगैरह वगैरह लेकिन आश्चर्य ये हुआ कि वो तो बीमार नहीं हुआ लेकिन वो जंतु बीमार हो गए। और फिर जब वो अपने बुजुर्गों के पास गए तो उन्होंने कहा आपको इंडियानोफिलिया हुआ है, और जहां जहां भारतीय जाते हैं वहां वहां जंतुओं को इस रोग का सामना करना पड़ता है। तो इसमें एक बात ऐसी है कि हम इतने सारे इन्फेक्शंस को झेलते रहते हैं प्रतिदिन,
क्योंकि यहाँ गंदगी का साम्राज्य है यहाँ। जिस प्रकार के माहौल में हम रहते हैं उस प्रकार के माहौल में ये होना अनिवार्य इस प्रकार का रहेगा, और फिर हमारा शरीर उसके लिए टकराव देने योग्य इस प्रकार का बन जाता है, और हमें बीमारियां आसानी से नहीं होती, इन्फेक्शियस डिसीजेस आसानी से नहीं होती। और यही बात रही कि हर्ड इम्यूनिटी भारत में अच्छी तरीके से डेवलप हुई। 80% 82% केसेस में सिम्टम्स कुछ भी नहीं थे, इनके हिसाब से इन्फेक्शन था। अभी भी ये बात नहीं हो रही है कि इतने नए नए मरीज आ रहे हैं, लेकिन बम्बई की जो बातमी आई थी, खबर आई थी, तो उसमें 72 नए रुग्ण पाए गए, उसमें से 70 असिम्टोमेटिक थे। तो 72 में से 70 असिम्टोमेटिक है, तो उसका अलग गणन करना चाहिए और उनके बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए। तो अगर स्टैटिस्टिक्स देना ही है तो 5000 रुग्ण मिले, उनमें से 4900 असिम्टोमेटिक थे, 10 असिम्टोमेटिक थे, वो भी माइल्ड सिम्टम थे, एक में एक सीरियस हो गया। इसी प्रकार से जानकारी पब्लिश करो ना। तो लोग घबराएंगे नहीं। अभी आरटीपीसीआर का भी मामला है। आरटीपीसीआर कोविड-19 को डिटेक्ट करता है नहीं करता है, इसके बारे में यूरोप में काफी हलचल मची थी। और अगर वो फ्लू के वायरस को कोविड-19 का वायरस बता रहा है तो भी मुसीबत है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें इस प्रकार के आहार विहार की भी आदत थोड़ी होनी चाहिए। एक तो ध्यान में रखना चाहिए कि हमें परहेज ही करना है, पथ्य हित ही खाना है इस प्रकार से। लेकिन प्रसंगोपात किसी दूसरे के घर गए, कोई फंक्शन में गए, और वहाँ जो हमारा निजी रेगुलर खाना नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, ऐसा कुछ खाया इस प्रकार, तो तुरंत हमें बीमार नहीं होना है। हमारा हमारा अग्नि, हमारी व्यायाम शक्ति उतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो उससे मुकाबला कर सके, और फिर हम बीमार नहीं होंगे। लेकिन पूरी तरीके से अगर अपने को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो ये बात होगी कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी बड़ी समस्या निर्माण कर सकते हैं। और ये काफी भारतीय लोगों के बारे में, विदेशी लोगों के बारे में देखा जाता है कि वो जब भारत में आते हैं, बहुत साल वहां पे रहे हैं, तो तुरंत बीमार हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है उनको तुरंत इस प्रकार से। क्योंकि उसको उनको उसकी आदत ही नहीं रही, और ये फिर तकलीफ वाली बात हो सकती है। सवयचे झाले ते साधन्य याविषयी आणखी काही वेगळा अर्थ पण अपेक्षित असावा का? आत्मानी शेते इति सात्म्य, यातून काय समजून घेता येईल? वहाँ आत्मनि उपशेते में आत्मा से संबंध हो गए, मैं नहीं मानता, खुद से ऐसा अर्थ होगा उसका। जो खुद को तकलीफ नहीं देता, सूट हो जाता है, वो उपशय इस प्रकार का कहा जाएगा। और इसका मतलब ज्यादातर आहार विहार विहार वगैरह से है। तो जो चीजें हम पीढ़ियों से खाते आ रहे हैं, वही खाते रहना, वही सेवन करते रहना इष्ट है। कुछ खवैये लोग होते हैं, फूडी, और वो विभिन्न प्रकार के पदार्थ ट्राई करते रहते हैं, कैसी टेस्ट है देखना चाहिए इस प्रकार से। और फिर वो अगर पथ्य सेवन करेंगे तो वो पथ्य भी उनके लिए अपथ्य जैसा हो जाएगा। मेरी जो किताब है गुंतवणूक आरोग्यातली, इसमें एक हार्दिका जगताप ने एक अनुभव लिखा है खुद का इस प्रकार का, कि उसकी दिनचर्या जो थी बिल्कुल गलत इस प्रकार की थी। और रात देरी से जागना, सुबह देरी से उठना, कैसे भी करके
ऑफिस में जाना और फिर थोड़ा सा डब्बा खा लेना, बाकी आते वक्त बहुत सारी चीजें खा लेना और फिर घर में बता देना कि मुझे भूख नहीं है, इस प्रकार से जंक फूड फास्ट फूड हर रोज इस प्रकार के खाती थी वगैरह वगैरह। और फिर तकलीफ होने लगी, फिर सोनोग्राफी हुई, फिर डॉक्टर ने कहा नहीं ये गंभीर समस्या है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो मेरे पास आ गई। जब मैंने बताया कि तुम्हें परहेज करना पड़ेगा, ये बाहर का खाना छोड़ देना है, घर का खाना है, ऑर्गेनिक खाना है वगैरह वगैरह, तो 8 दिन वो रोती रही, ट्रीटमेंट शुरू ही नहीं की मैं क्यों करूँ ये, मुझे आदत ही नहीं है इसकी, इस प्रकार से। फिर उसने एक बार निश्चय कर लिया कि हमें ये करना है और वो पूरी तरीके से बदल गई उसने बड़ी अच्छी तरीके से मराठी और अंग्रेजी में उसका अनुभव लिखा है। मला तिथे दोन हे विचित्र वाटतात. एक तर तिची नंतरची समस्या फारच हॉरिबल होती. प्रेग्नन्सी नाही नाही प्रेग्नन्सी हा अजून वेगळा. एकदा तरी महाकल्याण घेतलं होतं की काय मला आठवत नाहीये. माझा परिणाम स्वरूप की काय माहित नाही. तिचं सर्व्हिस ग्लास लाईट सर्व्हिस होतं. ती मुलगी वाचली कशी हेच आश्चर्य आहे. आणि हे जवळजवळ तिसऱ्या एक महिन्यापासून जवळपास ते असं होतं की कंप्लीट बेड रेस्ट होती. केस फार छान आहे. नाही मग प्रतिफलांनी ते काय आले म्हणून ती दगडी का अजून नाही अजून भाग वेगळा. नाही, मला नीट ऐकू येत नाहीये, बरं राहू दे, नंतर बोलू आपण. तो पहले जिस दवाई से उपशय मिला वो कुछ समय के बाद साथ में हो गया, इसलिए अब उपशय नहीं है, नहीं मिल रहा, ऐसा होता है क्या, और यदि है तो कितने दिनों के बाद इस बारे में विचार करना चाहिए। एक्चुअली ऐसा है कि दवाइयों से जिससे रिलीफ मिलता था उसका उससे रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो शायद परिस्थिति थोड़ी चेंज हो गई, ये भी बात हो सकती है। एंटीबायोटिक्स के बारे में ये हुआ है कि उस एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट हो गए तो फिर उससे काम नहीं होगा, ये बात सही है, लेकिन यहाँ सात्म्यता का संबंध नहीं है। यहाँ संबंध है वो रेजिस्टेंस उसके लिए हो गया, जंतु जो है, सूक्ष्म जीव जो है वो ज्यादा सशक्त बन गए उसको, उससे लड़कर इस प्रकार से, और फिर इसलिए वो असर नहीं कर रहा, और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है एलोपैथी में इस प्रकार से। लेकिन हमें चाहिए कि जो हमारा पारंपरिक आहार है उसी को हम सेवन करते रहे। और ये चेंजिंग मेनू, ये जो बात होती है कि हमें दाल चावल रोटी सब्जी ऐसा ही खाना है, आज पोहा कल उपमा पर ढोकला सैंडविच, और ऐसा जो लोग करते रहते हैं, ब्रेकफास्ट में करते हैं और डिनर में भी कुछ लोग करते हैं, तो ये गलत बात है। शीले चाली गोधूम वैशिष्टिकांगलम वगैरह जो बात बताई गई है उन्हीं में से सेवन करना है। तो मैं सुझाव देता हूँ कि सुबह दाल चावल खाओ, दोपहर रोटी सब्जी खाओ और शाम को पूरा खाना खाओ, लेकिन ये बदलता मेनू जो है हर रोज वो मत लेना इस प्रकार से। और फूडी नहीं होना है, ये भी बात आवश्यक है। जीवन के लिए खाना आवश्यक है, खाने के लिए जीना नहीं। तो जीवन यात्रा के लिए खाना आवश्यक है, तो वो जो योग्य है, पर्याप्त है, उतना ही लेते रहो, ये सबसे बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सात्म्य और असात्म्य, कुछ चीजें अगर असात्म्य है, जैसे कि गंधक की असात्म्यता है, सल्फा रिएक्शन, सल्फा रोको रिएक्शन आती है वगैरह इस प्रकार से, भल्ला तक से रिएक्शन हो जाती है, तो वो नहीं लेना है। अगर आपको लेना ही है तो बहुत छोटी छोटी मात्रा में आरंभ करके लेना पड़ेगा, ताकि वो शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। और इस तरीके से विषकन्या का प्रयोग किया जा सकता है, उसको बचपन से छोटा छोटा विष देते हुए
वो विषय के बारे में सात्म्य उसका हो जाए, फिर भी अच्छा नहीं है। उसको तकलीफ होती है, लेकिन मारने वाली तकलीफ नहीं होती इस प्रकार से। तो ऐसी अवस्था में हमें उससे छुटकारा पाना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। और अभी केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स ये हम खा रहे हैं, पूरा पूरा विश्व खा रहा है, 40-50 वर्षों से खा रहा है। ये भी इस प्रकार का स्लो पॉइजनिंग ही है, साथ में हो गया है उसका। इसलिए वो तुरंत कुछ दिखा नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो अच्छा नहीं है, वो हित नहीं है, तो वो कैंसर जैसी बीमारियों का निर्माण कर रहा है इस प्रकार से, जो धीरे धीरे प्रोसेस उसकी चल रही है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इससे छुटकारा पाए, ये कंटिन्यू नहीं रखे, लेकिन पूरी तरीके से छुटकारा होगा तो फिर थोड़ा भी अपत्य सेवन हो जाएगा तो बीमार पड़ेंगे, ये भी बात है। और इसलिए कहीं इस प्रकार से करना पड़ा, होटल में रह रहे हैं या किसी दूसरे के घर गए हैं और वो ऑर्गेनिक नहीं खाने वाला है। मैं तो कोशिश करता हूँ किसी दूसरे शहर जाता हूँ तो वहाँ ऑर्गेनिक खाने वाला कौन छात्र है ये देखता हूँ और उसी के घर पे रुकता हूँ, उसी के घर पे खाना खाता हूँ। लेकिन अगर का ऐसा कोई बंदा है ही नहीं तो फिर जो है उसको मानकर चलना पड़ेगा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सात्म्य चीज जो है वो लेती रहनी चाहिए, जो असात्म्य है या अच्छी नहीं है उसको कभी कभी अगर सेवन किया जाए तो भी उसे तकलीफ नहीं होनी है, इतना हमारा अग्नि बल शरीर बल अच्छा इस प्रकार का होना है। और हितकर गोष्ठी चीजों का ही साथ में बनाना है। जब वेणुमाधव शास्त्री जोशी सुनते थे कि दूध साथ में नहीं है, ये जो मलाई जो है वो साथ में नहीं है, तो बोलते अरे क्या है तुम्हारा, तुम कम नसीबी हो इस प्रकार से, ये अच्छी चीजें तुम्हें साथ में नहीं है, वो तुम सहन नहीं कर पाते हो, तो ये अच्छी बात इस प्रकार की नहीं है। सत्वतः हॉस्टेलला राहणाऱ्या लोकांना सकाळी राईसवर चपाती भेटत नाही, जनरली त्याने ब्रेकफास्ट काय घ्यावा? मैं सुझाव देता हूँ लड्डू घर से मंगवाओ और वो खाओ, वो बेटर ऑप्शन है। दूध अगर मिल सकता है तो दूध ले लो लड्डू के साथ। तो इसमें नाचनी, रवा, मूंग, कुछ भी इस प्रकार के लड्डू हो सकते हैं और घर में बना के दे सकते हैं आपको। सिर्फ ये है कि वो कितने लागेंगे और कितने दिन वो टिकेंगे, ऐसा थोड़ा सा होता है। लेकिन ये बेहतर चॉइस इस प्रकार का है। अगर नहीं है तो अच्छे घी में बनी हुई जलेबी, ये एक बात हो सकती है जो उतनी हानिकारक इस प्रकार की नहीं है। और इस प्रकार से थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि क्या लेना बेहतर इस प्रकार का है। मैं कई जगह कटलेट का सुझाव देता हूँ, लेकिन वो हर रोज खाने की चीज नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जियां रहती है और ऊपर का कवरिंग जो है वो मामूली इस प्रकार का रहता है, लेकिन उसके साथ चटनी लेना बेहतर है, सॉस हर रोज लेना बेहतर नहीं है इस प्रकार से। तो बेटर ऑप्शन जैसे मैंने कहा कि लड्डू ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार के, उसके साथ में अगर दूध लेते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और जैनों की कुछ इस प्रकार की मेस होती है जहाँ शाम का खाना भी जल्दी होता है, सुबह का खाना भी जल्दी होता है। मैंने एक देखा था आदिनाथ सोसाइटी में जैनों की मेस है और बाकी लोगों के लिए भी उपलब्ध है, केवल जैनों के लिए है ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ सूर्यास्त से पहले खाना मिलता है और सुबह का खाना भी जल्दी मिलता है 10 साढ़े 10 बजे। लेकिन हमारे लिए 10 साढ़े 10 भी
अच्छे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी जल्दी जाना पड़ता है तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। और दूसरा एक ऑप्शन फलों का हो सकता है, अगर ऑर्गेनिक फ्रूट्स मिलते हैं तो उसका सेवन कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बेटर इस प्रकार का रहेगा। सत्तू भी ले सकते लेकिन बाहर सत्तू नाम से जो मिलता है वो चना और गेहूं इसका आटा मिलता है, और उसमें दूध और शक्कर डाल के खा सकते हैं। वो टेस्ट अच्छी है, उसमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कम से कम दूध तो उपलब्ध होना जरूरी होगा। और अगर वहां पे स्टोव वगैरह ऐसा कुछ नहीं है तो दूध उबालने के लिए ये केटल जो आती है, इलेक्ट्रिक केटल, उसका प्रयोग हो सकता है। तो दूध बाहर से दूध लाना, गर्म करके दूध पी जाना, ये एक अच्छी बात है। आजकल गेहूं के बारे में भी ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि गेहूं बाहर से आया है, तब से हमारे यहाँ डायबिटीज, हृदय रोग आदि गंभीर रोग अधिक हुए हैं। किसी अमेरिकी डॉक्टर की रिसर्च बताया जा रहा है कि गेहूं छोड़कर मोटे अनाज खाइए, पहले लोग गेहूं नहीं खाते थे। इसके बारे में काफी बहस हुई है। मॉन्टेलो नाम की एक कंपनी अमेरिका में है जो गेहूं बिकती है अमेरिका में, पूरे अमेरिका में, और उनकी मोनोपोली है। और दूसरे किसी गेहूं का भी निर्माण होता है तो ये बताते हैं कि उनमें मॉन्टेलो का ये गेहूं है, और फिर उनकी मोनोपोली है, उनका पेटेंट है, तो ये गेहूं वो मना नहीं निर्माण कर सकते इस प्रकार से। और फिर मुकदमा लड़कर उन्होंने बाकी सभी गेहूं को बंद कर दिया है इस प्रकार से। और ये कारण है कि ये गेहूं असात्मीय इस प्रकार का हो जाता है, और फिर उससे काफी बीमारियां बढ़ गई है। वैसे गेहूं हमारे ग्रंथों में निर्दिष्ट है और नित्य सेवनीय है। शीले चाली गोधूम एवं षष्टिक तो गोधूम नित्य सेवनीय बताया गया है, तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। इसमें दो संभव हो सकता है, एक तो संकरित धान का प्रयोग जो मूल रूप से देसी गेहूं मिलता था वो अभी नहीं मिल रहा इस प्रकार से, और दूसरा ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह वगैरह, ये इनका नतीजा भी हो सकता है इस प्रकार से। तो अभी देसी गेहूं का प्रचलन फिर से भारत में शुरू हो गया है। हम जो लाते हैं ज्योति शाह के यहाँ से बंसी गेहूं बिल्कुल अच्छा है। देसी गेहूं है, तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। ये जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस, ये बात विदेशों में बताई जा रही है, और गेहूं बंद करने के लिए तो एक विशेषता जो ग्रहण वाले पेशेंट है उनको मैं भी गेहूं बंद करवाता हूँ, और ज्वार की रोटी बकरी का दूध ये लेने के लिए कहता हूँ। तो सत्तू का एक मतलब ये भ्रुष्ट यव इस प्रकार का भी है, और धाना उसको ऐसा भी उसको कहते हैं, या यव का प्रयोग इस प्रकार से होता है, लेकिन वो ऐसे नहीं खा सकते। उसकी एक तो भाकरी वगैरह ऐसे कुछ बनानी पड़ेगी, नहीं तो यव तर्पण इस प्रकार का करना पड़ेगा। उसका आटा, पानी, दूध, शक्कर शक्कर और मध ऐसा मंथन करके ले सकते हैं, उसका सत्तू मंथ इस प्रकार से। लेकिन ये काफी झमेला वाला मामला इस प्रकार का, ये सभी संभार घर में होना है। तो बेटर ऑप्शन है लड्डू का या दूध का, जो मैंने कहा। और अगर किचन नहीं है तो केटल का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। केटल 1-2 मिनट में आपको दूध गर्म करके दे देगी, और फिर उसको भली भांति पी सकते हैं। तो ये एक बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो जहां जिस चीज का साथ में हो वो वहां पे सेवन करे, ये बेटर ऑप्शन
इस प्रकार का रहेगा। और दूसरे देशों में जाते हैं, कर्नाटक में जाते हैं तो इडली डोसा वगैरह जो खाते हैं वहां पे, तो वहां तकलीफ नहीं होती है, वो देश साथ में है वहां का, इस प्रकार का। तो ये बातें ध्यान में रखनी इस प्रकार की है। हमारे यहाँ सत्तू, गेहूं, जौ और चने तीनों मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। तो शायद उसको ले सकेंगे, और इसमें पकाने की बात नहीं है, केवल गर्म दूध उसमें डालना है, शक्कर डालनी है और घोल मिलकर पीना, ले लेना है, चाटना है या पीना है थोड़ा ये कर पतला करके। तो ठीक है, अगर उसका साथ में बना लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। सत्वतश्चेति सत्वमुच्यते मनः तत् शरीरस्य तंत्रकम आत्मसंयोगात्। तो ये शरीर का तंत्रक है आत्मसंयोग से। तो ये बड़ी अजीब बात बताई गई है यहाँ पे। कि शरीर को नियंत्रण करने वाला मन है आत्मा के संयोग से। तत्त्रिविधम प्रवरम बलभेदेन प्रवरम मध्यम अवरम च इति। तंत्रकमिति प्रेरकम धारकंच। तो ये सत्व तीन प्रकार का, प्रवर मध्यम अवर। अतश्च प्रवर मध्य अवर सत्वाः पुरुषाः भवन्ति। और इसके लिए प्रवर मध्य और अवर सत्व इस प्रकार के पुरुष होते हैं। तत्र प्रवर सत्वाः सत्वसाराः ते सारेषु उपदिष्टाः। प्रवर सत्व जो है सत्वसार है, वो सारों में बताए गए हैं। संप्रशरणापि ही ते निजागंतुम निमित्तासु महतीषु अपि पीड़ासु व्यथा दृश्यन्ते सत्वगुण वैशेष्या। उनका शरीर चाहे कद छोटा होगा फिर भी निजागंतु इस प्रकार से निमित्त कारण के महतीषु अपि पीड़ासु, बड़ी पीड़ा है तो भी वो अव्यथ इस प्रकार के देखते जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, इस प्रकार से सत्वगुण वैशेष्य, सत्वगुण विशेषता के कारण। मध्य सत्वाः तु अपरान् आत्मनि उपनिधाय संस्तंभयन्ति आत्मना आत्मानं परैर्वापि संस्तभ्यन्ते। मध्य सत्व जो नर है, आदमी है, वो अपरान आत्मनि उपनिधाय संस्तंभयन्ति आत्मना आत्मानं। आप दूसरों को अपने जहां जहां पे बिठाकर, अपने में बिठाकर खुद को संभल लेते हैं, संवर लेते हैं। आत्मना आत्मानम, आप अपने से ही आपको संभल लेते हैं इस प्रकार से। परैर्वापि संस्तभ्यन्ते, या फिर दूसरों के द्वारा भी उनको सहायता मिल सकती है, वो संभल जाते हैं इस प्रकार से। हीन सत्वास्तु आत्मना नापि परैः सत्वबलम प्रतिशक्यन्ते उपस्तंभयितुम। हीन सत्व जो है वो खुद से भी नहीं और दूसरों से भी नहीं कि उनको बल देना ये पॉसिबल होता है, उनको सहायता करना पॉसिबल होता है। महाशरीरा ही अपिते स्वल्पानाम उपवेदनानाम असहा दृश्यन्ते। शरीर केवल बड़ा होता है लेकिन थोड़े भी वेदना वो सहन नहीं कर सकते हैं। सन्निहित भय शोक लोभ मोह मानाः रौद्र भैरव द्विष्ट बीभत्स विकृत संगता स्व अपि च पशु परुष मांस शोणितानि च अवेक्ष विषाद वैवर्ण्य मूर्छा उन्माद भ्रम प्रपतन प्रपतानानाम अन्यतमम आप्नुवन्ति अथवा मरणमिति। तो इनके पास भय शोक लोभ मोह मान ये इस प्रकार के होते हैं, और रौद्र भैरव द्विष्ट विभत्स विकृत इस प्रकार की कथा से भी, या पशु पुरुष मांस शोणितानि चावेक्ष, पशु पुरुष मांस और रक्त ये देखकर विषाद वैवर्ण्य मूर्छा उन्माद भ्रम प्रपतन, तो वो खिन्न हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, वैवर्ण्य होता है, मूर्छा आती है, उन्माद होता है, भ्रम और प्रपतन, गिर जाते हैं। अन्यतमम आपनुवन्ति अथवा मरणमिति, और मरण भी प्राप्त हो सकता है इसके जरिए। तो इनको तो इससे बच के रहना इस प्रकार का है।
एक मुद्दा ऐसा है कि अगर हीन प्रवर व्यक्ति है तो उसको कम से कम मध्यम प्रवर तक ला सकते हैं क्या नहीं ला सकते। मैंने काफी अभी इसके बारे में बहस की थी। दुष्यंत देशम बलंकाना मदनम प्रकृति मुया ये जो चल रहा था उसमें मैंने कहा कि हाँ, अगर हम ओज को बढ़ा सकते हैं तो हाँ, ये भीति जो है वो कम इस प्रकार की हो सकती है। काउंसलिंग भली भांति करते रहते हैं अन्य लोगों के उदाहरण इस प्रकार के देते हैं, तो शायद ये बात हो सकती है कि ये थोड़ा संवर इस प्रकार से जाए और फिर कम से कम मध्यम सत्व हो जाए तो बाकी लोगों के द्वारा उनको सहायता मिल सकती है। जब बड़े बड़े बीमारियों का निदान होता है, जैसे कैंसर है, एड्स है या राजा एक्ष्मा है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो रिएक्शंस काफी प्रकार के दिखते हैं। बहुत सारे लोगों में डिप्रेशन आ जाता है अरे मुझे कैसा हुआ वगैरह वगैरह इस प्रकार से, अब मैं क्या करूं मेरे घर वालों का क्या होगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। फिर दूसरों से बातें सुनकर हाँ ठीक है इसके लिए ये उपाय करना जरूरी है, ऐसा करके अगर उपाय शुरू करते हैं तो ठीक है इस प्रकार से। कुछ लोग उपाय करने के बारे में सोचते ही नहीं, सोच ही नहीं सकते इस प्रकार से, डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर उनको संवरना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता। तो पहली चीज है कि धैर्य इकट्ठा करना। यह अभी रसिक पावस्कर ने एक उदाहरण नानू शास्त्री का बताया था। ये चेरनोबिल की दुर्घटना के बाद ये रशिया से आरंभ हुआ था, लेकिन पूरे यूरोप कंट्री में रेडिएशन फैल गया था और लोगों को काफी तकलीफ हो रही थी, पूरे बदन पे रैश हो रहे थे। तो उन लोगों ने नानल सर को बुला लिया कि आप हमारी ट्रीटमेंट करने के लिए आ जाइए इस प्रकार से। तो एयरपोर्ट पर मिलने के लिए काफी लोग आ गए थे। वो रो रहे थे, सभी डिप्रेशन में थे, अब क्या होगा हमारा इस प्रकार से। तो नानल सर ने कहा कि पहले तुम निश्चय करो कि तुम्हें इसमें से बचकर बाहर निकलना है, तभी आगे कुछ होगा। तो अगर ऐसी स्थिति है तभी मुझे शाम को मिलने के आओ, ले आओ, नहीं तो मत आओ। ऐसा करके उन्होंने को रिहा कर दिया। फिर लोग डिटरमिन्ड होके वहां पे आए कि हमें करना है, प्रयास करना है इस प्रकार से। तो इसका तो कोई निदान वगैरह इस प्रकार का तो ग्रंथ में नहीं है, ये तो रेडिएशन आज की बात है। फिर नानल सर ने कहा ये विष का परिणाम है और विष के लिए सबसे अच्छा है सुवर्ण और घी। तो बटर मिलता था, तो उन्होंने कहा बटर लेके आओ और सोना लेके आओ, अनसॉल्टेड बटर होना है। और फिर लोगों के सामने उन्होंने घी सिद्ध किया और कहा कि अभी ये बाहर से भी लगाना है, भीतर भी लेना है। तो कोई भी तैयार नहीं हुआ करने के लिए। फिर नानल सर ने कहा क्यों नहीं कर रहे हो? तो बोले बटर कॉन्टेमिनेटेड है उस रेडिएशन से, और मुझे भी याद है मैं बम्बई में था उस समय में। तो ये यूरोप से आया हुआ बटर काफी सस्ते दाम पर उस समय में भारत में मिल रहा था। क्योंकि वो लोग नहीं खा रहे थे उसको, और ऐसे ही कैसे फेंक देंगे, तो भारत में बेचना आरंभ कर दिया और काफी सस्ते दाम पर बेच रहे थे। और भारत में किसी को कुछ भी नहीं हुआ वो खाने से। इतने सस्ते में बटर मिल गया तो लोग खुश थे इस प्रकार से। तो नानल सर खुद आगे आए, उन्होंने अपने शरीर पे वो लगाया, उन्होंने खुद खाया। तुम लोगों को विश्वास हुआ कि ये ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो लोगों ने करना शुरू कर दिया, सभी लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट आए। फिर ये
फैल गया पूरे यूरोप में कि अरे ऐसा ऐसा करना है और ये सोना और बटर सिद्ध करके घी बनाना है और वो सेवन करना है। तो काफी लोगों को उसको राहत उससे राहत इस प्रकार की मिल गई। यहाँ पे दुर्घटना जो हुई थी काळ्यांचा विचार ज्या महिन्यात जेव्हा होता 8व्या मासातला क्वात, कारण त्या महिन्यात ओज अस्थिर असते, आपण ओज वृद्धिस्थैर्य इत्यामध्ये वापरू शकतो का? हो सकता है। तो अस्थिरी भवती ओझा 8वें मास में, और ओझ को स्थिर करने के लिए ये शायद बात हो सकती है कि उसका प्रयोग हम करें। ठीक है, मैं भी थोड़ा ध्यान में रखूंगा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पहले डिटर्मिनेशन होना है कि हाँ, मुझे इसमें से बाहर निकलना है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है। फिर बाद में उपाय सामने आएंगे, फिर कौन सा उपाय कब करना है, कैसे करना है, उसके लिए शायद दूसरे की सहायता ले लो और उपाय शुरू करो। फिर सोचने से बात नहीं होगी, उसके मुताबिक क्रिया इस प्रकार की करनी जरूरी इस प्रकार की होती है। तो इस प्रकार की कथाएं अगर सुनते हैं तो भी वो गर्भगणित हो जाते हैं। वास्तव में देखते हैं तो क्या करेंगे? और ये बात भी सही है कि खून देखने के बाद सर्जरी देखते हुए किसी छात्र को अचानक मूर्छा हो जाती है, वहीं पे पेंटिंग होकर गिरता है इस प्रकार से। ये सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में हो सकता है। और हर बरस में एक आध व्यक्ति तो इस प्रकार से ग्रस्त हो जाती है। तो ये अवरसत्व का केस है, और फिर उसमें सत्व सुधारने के लिए प्रयास करने जरूरी इस प्रकार के रहेंगे। और प्रवर सत्व तक अगर हम जा सकते हैं तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। केवल मध्य सत्व में अटके नहीं रहे, प्रवर सत्व तक जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर सत्व अच्छा है तो आप किसी भी शारीरिक या बहुत कठिन समस्याओं का सामना कर सकते हैं। सत्व अच्छा नहीं है तो नहीं कर सकते। डिस्कवरी चैनल पर ये जो सीरीज चलती है मैन वर्सेस वाइल्ड, बेयर ग्रिल की, वो देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि ये बगैर कुछ इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स के किसी भी पहाड़ पर चढ़ जाता है, उतर जाता है, कहीं भी हादसा होने की संभावना है, फिर भी अभी तक ये जिंदा है। कुछ भी नहीं हुआ उसको। और नए नए एपिसोड्स फिर भी कर रहा है इस प्रकार से। तो ये सत्वसार व्यक्ति इस प्रकार के है कि मनोबल इतना अच्छा होने पर ही इस प्रकार की समस्याओं का सामना कर सकोगे, नहीं तो ये मुसीबत पॉसिबल नहीं है। उसके साथ उसकी टीम है, अगर जरूरत पड़ती है तो वो टीम मदद करेगी, वो अलग बात है। लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार का हादसा कभी भी हो सकता है। और देखने में आश्चर्य लगता है कि बगैर कोई रोप वगैरह इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स के बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ता है, उतरता है इस प्रकार से। तो ये बड़ी मुश्किल वाली इस प्रकार की बात है। तो प्रवर सत्व होना ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और सत्वसार व्यक्ति जो पहले महोत्साह वगैरह इस प्रकार की बात कही थी, शिवाजी महाराज एक उसका बहुत अच्छा उदाहरण इस प्रकार का है। बेयर ग्रिल इस प्रकार का एक अच्छा उदाहरण इस प्रकार का है। तो हमें प्रवर सत्व होना जरूरी है, और कभी भी संकट आए, किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, तो भी हमें उससे आगे कैसे बढ़ना है, क्या कर सकते हैं, ये सोचना है। ये बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का होगा।
और मध्यम सत्व में हम शायद उपायों को ढूंढने की कोशिश इस प्रकार से करेंगे। आहार शक्ती तश्चेती, आहार शक्ती अभ्यवरण शक्त्या जरण शक्त्याच्या परीक्षा, बलायुषी ही आहार आदित्य। तो आहार शक्ति जो है वह अभ्यवरण शक्ति और जरण शक्ति, इन दोनों के जरिए उसकी परीक्षा होनी चाहिए। अब अभ्यवरण शक्ति अच्छी है लेकिन जरण शक्ति अच्छी नहीं है, जरण शक्ति अच्छी है लेकिन अभ्यवरण शक्ति अच्छी नहीं है, ये दोनों अलग अलग इस प्रकार के स्थिति होंगी। अभी ये दिवेकर और दीक्षित, इसके बारे में काफी बहस, उसके बारे में काफी जोक्स आ रहे हैं इस प्रकार से। तो 2 ही बार खाना खाना ये जगन्नाथ दीक्षित का कहना है, और 2-2 घंटों के बाद खाना ये रुचिता दिवेकर का कहना है। दोनों को अच्छे रिजल्ट्स है। दोनों अपने अपने तरीके से उसका समर्थन करते रहते हैं, और उनके समर्थन करने वाले लोग भी है। अब 2-2 घंटे के बाद खाना खाना ये किस प्रकार से समर्थनीय है, ये एक हमारे हिसाब में थोड़ा सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। अगर अभ्यवरण शक्ति ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही खा सकते हैं, ऐसा है, थोड़ा भी ज्यादा खाया तो अजीर्ण हो जाता है इस प्रकार से, तो थोड़ा थोड़ा ही खाना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा खा के हमारे अभ्यवरण शक्ति बढ़ानी चाहिए। और फिर दिन में अगर 6 बार खाना खा रहे हैं, 10 बार खाना खा रहे हैं, तो 4 बार, फिर 2 बार इस प्रकार से आना चाहिए। जैसे मोबाइल में हम देखते हैं कि फुल रिचार्ज और फुल डिस्चार्ज, तो फुल डिस्चार्ज होने के बाद ही रिचार्ज करना है। अगर 60-70% है और आप रिचार्ज करना आरंभ करेंगे तो उसकी वो आदत छूट जाती है, मोबाइल उसके नीचे जाता ही नहीं है, 60-70% को ही वो बता देता है कि नहीं, काम नहीं कर रहा है, इस प्रकार से आपको फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। तो वहां का प्रिंसिपल है फुल रिचार्ज, फुल डिस्चार्ज और फुल रिचार्ज। उसी प्रकार से 2 ही दफा खाना खाएंगे, पूरा वो डिस्चार्ज हो जाएगा, पूरा पचन हो जाएगा, फिर भूख लगेगी, फिर दूसरे समय खाना खाएंगे, तो ये बेहतर ऑप्शन है। लेकिन आपकी अभ्यवरण शक्ति उतनी ज्यादा नहीं है, ज्यादा खाना नहीं खा सकते, ये मैकेनिकल भी हो सकता है, स्टमक का कैंसर है, इसोफेगस का कैंसर है, काफी काट दिया है पोर्शन इस प्रकार से, तो ज्यादा खाना खा ही नहीं सकते। लेकिन दूसरे तरीके से भी, केवल फिजियोलॉजी के जरिए भी इस प्रकार की बात हो सकती है, तो उनको थोड़ा थोड़ा खाना इस प्रकार से खाना है, लेकिन ये आदत छोड़कर दिन में 2 बार खाने तक आना चाहिए। और इन दोनों में, चाहे दिवेकर को फॉलो कर रहे हो, जगन्नाथ दीक्षित को फॉलो कर रहे हो, पचन होना जरूरी है, जरण शक्ति जो है वो अच्छी होनी चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं है। अगर जरण शक्ति अच्छी है, आहार शक्ति कम है, तो थोड़ा थोड़ा खाओ। और अगर आहार शक्ति बढ़ गई तो फिर 2 ही दफा खाओ, ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। या नहीं खाना खाया तो थकान आ जाती है बीच में इस प्रकार से, तो उसका ये समझ खाना खाने के बाद अच्छा लगता है, स्फूर्ति होती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी आहार शक्ति कम है, उसको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि दूसरे खाने तक वो टिका रहे, और फिर उसमें तकलीफ वाली बात न हो इस प्रकार से। तो ये आहार शक्ति अलग इस प्रकार की हो सकती है। भीम के बारे में जो बताया गया, भीम और बकासुर, बकासुर तो राक्षस था, और वो गाढ़ा भर अन्न खाता था इस प्रकार से। भीम तो वृकोदर कहा गया है उसको, बिल्कुल छोटा पेट इस प्रकार का था। लेकिन वो पूरा खाना उसने खा लिया, बकासुर के लिए जो लाया था वो उसने खा लिया, कहाँ गए ये? इतने जल्दी से उसका रूपांतर शक्ति में अगर होता है, तो शक्ति को वजन नहीं है,
और फिर इसमें धातुओं की वृद्धि इस प्रकार की नहीं होगी। तो ये बात पॉसिबल है कि इस प्रकार से खाना खाया जा सकता है। कोलटकर सर के पास एक केस थी, ये भस्मक रोग हुआ था और वो कह रहा था कि मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी माँ रोटियां बनाती रहती है, 50-50 रोटियां मैं खा लेता हूँ, फिर भी मेरी तृप्ति नहीं होती है। कहा जाता है 50 रोटी पचाना इस प्रकार से कहाँ ये निकल जाता है। तो अग्नि के द्वारा तुरंत उसका शक्ति में रूपांतर अगर नहीं हुआ तो फिर अशक्ति आ जाती है इस प्रकार से। और फिर कोलटकर सर का कहना था कि दातार गुरु जी के मुताबिक गिरीश 10 और 2 बजे को दे दिया उसको, 1 हफ्ते में वो 4 रोटी पर आ गया 50 रोटी से। तो ये बड़ा अजीब मामला है इस प्रकार से तो भस्मक जैसे बीमारियों में इस प्रकार से पूरा पचन कर लेता है अग्नि, और वो उसको खाना नहीं मिला तो धातु न भी पचेदस्य, तो धातुओं का भी पचन शुरू कर देता है। तो उसके लिए उसको गुरु आहार की ही जरूरत इस प्रकार की है। तो ये बात ध्यान में थोड़ी रखनी पड़ेगी और आहार शक्ति और जरण शक्ति ये दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सौवित्यम सहते न चाहिए, उदर में लक्षण आया है कि थोड़ा भी ज्यादा खाना खा लिया तो पेट बहुत भारी हो जाता है आगे कुछ खाने की इच्छा नहीं रहती वगैरह वगैरह इस प्रकार से। ओज मधुर स्निग्ध शीत गुरु आहे, पण 8व्या कषायामध्ये मोस्टली द्रव्य उष्ण लघु कषाय रसाचे आहे। ओज बढ़ाने की बात नहीं है, ओज को स्थिर करने की बात है, तो ये चल सकता है, उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ओज बढ़ाने के हिसाब से तो जीवनीय औषध क्षीर रसाध्यास सर्वेश्वरम ये तो कम करना ही है, लेकिन शायद वो जो बीच में कुछ प्रतिबंध है वो दूर करने का काम ये कर सकता है। बटर मिल्क थेरेपी मैंने ज्यादा इस्तेमाल नहीं की है, वैसे अर्श में उधर में भी बताई गई है, लेकिन समहाउ मैं अच्छे तरीके से नहीं कर पाया हूँ, उससे फायदा नहीं मिला है मुझे। दूध पर मैंने काफी लोगों को रखा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताना मुश्किल इस प्रकार का होगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आहार शक्ति कैसी है और जरण शक्ति कैसी है। जरण शक्ति का तो अनुमान इससे लगा सकते हैं कि उद्गार शुद्धि उत्साह वेगोच्चर ये अगर अच्छे तरीके से हो रहे हैं तो जरण शक्ति अच्छी है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा मैं खा ही नहीं सकता, पचा भी नहीं सकता, ये अलग बात, लेकिन खा ही नहीं सकता, ऐसी अगर स्थिति है तो आहार शक्ति कम है, ऐसा समझ लेना चाहिए। और फिर उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। नागभस्म में ये गुणेश शास्त्री ने एक लिखा है कि आमाशय की वृद्धि होती है और फिर अन्न वहां पे पड़ा रहता है, और इस प्रकार के अजीर्ण में नागभस्म अच्छा काम करता है। मैंने एक इस प्रकार की देखी थी नागभस्म का मैंने प्रयोग किया और उसका अच्छा फायदा हुआ। तो इसमें ये बात है कि वहां पे अन्न संचित रहता है, जीर्ण नहीं होता, और फिर भूख नहीं लगती, अभ्यवरण शक्ति कम हो जाती है इस प्रकार। वो अन्न अगर जीर्ण होने लगे तो फिर अभ्यवरण शक्ति बढ़ेगी और ज्यादा मात्रा में खाना खा सकेंगे इस प्रकार से। बच्चों में जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं वो उनका पेट भर जाने के बाद कुछ भी नहीं खाते। 4-5 बरस के लड़कों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, नहीं खाओ, ये थोड़ा खाओ, ये इतना खत्म करो वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो वास्तव में तो सही नहीं है, गलत है ये लेकिन अगर उसको जल्दी भूख लगती है फिर उसके बाद में, और फिर वो शुरू करता है मुझे भूख लगी, मुझे भूख लगी है, तो ये शायद कर सकते हैं कि थोड़ा बढ़ा कर दे देंगे
लेकिन जरण शक्ति पर भी ध्यान होना चाहिए कि वो पचा पा रहा है नहीं पा रहा है, ये भी देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। अब बहुत सारे भावों के बारे में उसकी कमी है अगर शरीर में, तो दो तरीके से सोचा जा सकता है। जो आहार है उसमें अगर उस भाव की कमी है तो उसकी आपूर्ति करनी है। अभी विटामिन D3 डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी काफी कॉमन है और उसका मूल कारण ये जर्सी गाय है। तो उस कारण को दूर करना है, देसी गाय का प्रचलन लाना है, तो ये दिक्कतें कम हो जाएगी इस प्रकार से। अब बाहर से विटामिन D3 दे देंगे तो उसकी आपूर्ति हुई है, ये पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में दिखाई देता है। बाद में फिर से अगर परीक्षण करेंगे तो बढ़ गया है, इस प्रकार का दिखता है। तो क्या यह सही है या फिर नेचुरल रिसोर्सेस हुड़कना सही है? अभी ये न्यूट्रेला की सीरीज आ गई है पतंजलि द्वारा, और मुझे आश्चर्य हुआ, B12 काफी कम था, वो 3 हफ्ते में 1500 हो गया ये न्यूट्रेला से। तो ये एक अजीब बात है इस प्रकार न्यूट्रेला सीरीज से D3 B12 बढ़ते हैं, तो एक थोड़ा सा किती लोकांना दिलाय आणि एकच स्वतः झाली घेतलाय आता, का? एकच व्यक्ती जरा तुम्ही सांगतोय सगळ्यांना। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ऐसी हालत में आहार जो है वो डिफिशिएंट है या ये देखना है, या फिर एसिमिलेशन अच्छी तरीके से नहीं हो रहा, उसका जो पचन होना है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, तो उसके लिए कुछ करना है, ये भी बात हो सकती है। और वो फिर हमारे अग्नि से जुड़ी बात होती है, तो अग्नि अच्छा होना चाहिए इस प्रकार से। वो इसी नाम से है, B12 D3 ऐसे नाम से ही है। मैं भी खुद एक बार जाके देखने वाला हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल है, पतंजलि के स्टोर्स में अवेलेबल है इस प्रकार से। तो पतंजलि ने उसके मार्केटिंग को ले लिया है या उस कंपनी को ही खरीद लिया है, मालूम नहीं। तो ये बात हो सकती है कि हम इसका प्रयोग करें, नैसर्गिक अगर है उसमें शिगुरु वगैरह इस प्रकार के द्रव्य है तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर वनस्पति द्रव्यों से इस प्रकार से B12 या D3 बढ़ रहा है तो ठीक है हमारे हिसाब से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें भली भांति इन चीजों को देखना है और अभ्यवरण शक्ति और जरण शक्ति ये दोनों देखणे हैं। न्यूट्रेलाने पतंजली कंपनीला फूडच्या कॅटेगरी प्रोडक्टसाठी विकत घेतले आहे। ये उल्टा है क्या? ओके, मैंने सोचा था पतंजलि ने न्यूट्रेला को परचेस किया है ओनली फॉर फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, लेकिन एक आउटलेट उनको मिल गया पूरे भारत भर में, और जिसका वो फायदा उठा रहे हैं इस प्रकार से। बलायुषी ही आहारा येते, बल और आयुष ये आहार पर निर्भर है। काफी मरीजों में देखा जाता है कि जब आहार कम हो जाता है बिल्कुल, तो बचने के चांसेस बंद हो जाते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि डिसीज प्रोग्रेसिव है, अब कोई होने की संभावना नहीं है, फिर भी 1 लीटर दूध जा रहा है तो कुछ नहीं होता, पेशेंट वैसे ही टिकते हैं और चलते रहते हैं। जब दूध अचानक कम हो जाता है, 100 लीटर, 100 मिलीलीटर, 150 मिलीलीटर इतना ही हो जाता है, तो मैं बता देता हूँ अब बचने के चांसेस नहीं है, 2-3 दिन में ही मृत्यु हो सकती है। ये काफी मरीजों में देखा है। तो एक बार इनटेक कम हो गया तो बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते। बल और आयुष ये दोनों आहार पर निर्भर इस प्रकार के हैं। और अभी एक फिलहाल केस हुई थी पुनर्वसु में, काफी 2 बरस तक करीबन एडमिट थी।
और धीरे धीरे अग्नि कम होता गया और पूरा दिन का इनटेक 500-600 ml इतना ही जा रहा था, लेकिन उसके भी ऊपर वो टिकी थी। और जब इनटेक एकदम 100 ml तक नीचे आ गया तो मैंने कहा कि अब बचने के चांसेस नहीं है, 3-4 दिन में डेथ हो गई इस प्रकार से। तो ये एक अहम मुद्दा रहता है कि आहार अगर कम हो जाता है तो बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये काफी मरीजों में मैंने देखा है, कैंसर के खास करके एडवांस केसेस में ये बिल्कुल सामने बात आती है। तो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, कल रसरत्न समुच्चय को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। B12 प्रोडक्ट, विटामिन B12 डायरेक्ट, कॉर्न एक्सट्रैक्ट पाउडर, मोरिंगा एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट पाउडर। तो इसमें B12 भी है क्या? ये अजीब है थोड़ा सा। तो हमें पूरे देसी तरीके का अगर कुछ मिल पाता है तो कोशिश करनी चाहिए, वो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।